नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित। अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ में पॉलिटी के पेचीदा कंसेप्ट कवर कर रहे थे। उसमें से हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑलरेडी 2 वीडियोस लेकर के आ चुके हैं, जिसके अंदर में हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें भी अगेन क्रिमिनल कोड वगैरह क्या होता है, क्या उनके प्रैक्टिसेस है, क्या हमारे पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, क्या उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो हमने पहले वीडियो में देखा था। दूसरे वीडियो के अंदर में हम लोगों ने थोड़े से हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है उनको डिटेल में देखा था, जिसमें इद्दत एग्जैक्टली क्या होता है या फिर महर क्या होता है, तलाक 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 कैसे दिए जा सकते हैं, खुला क्या होता है, और बाकी सारी जानकारियाँ हम लोगों ने उस वीडियो में ली थी। अगर आपने ये दोनों वीडियोस मिस किए हैं तो इन दोनों वीडियोस के आपको लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरली ये बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, और अगर आएंगे तो क्या उनके चैलेंजेस होंगे और किस तरीके से वो आना चाहिए, और क्या हमारे कंट्री में कहीं पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो कुछ ऐसी जानकारियाँ जो है वो हम लोग इस वीडियो में लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले जो वीडियो में हमने देखा कि अभी भी सिविल कोड की या पर्सनल लॉज की अगर हम बात करें तो हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, पारसीज़, ट्राइबल्स और बाकी सब लोग अलग अलग तरीके से अभी भी गवर्न किए जाते हैं, और हमारे पास में अभी भी पर्सनल लॉज के लिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो सवाल ये आता है कि क्या हमारे किसी भी स्टेट में इस तरीके से या किसी भी एक एरिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है जो पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्मली डिफाइन करता हो? आंसर इज ऐसा नहीं है। गोवा, जो कि बेसिकली पोर्चुगीज़ लोगों द्वारा रूल किया जाता था, तो उन्होंने 19th सेंचुरी में एक गोवा सिविल कोड, एक्चुअली में ये जो सिविल कोड है वो पोर्चुगीज़ टेरिटरी में लगा करता था या पोर्चुगल कंट्री में लगा करता था, लेकिन सिंस इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पोर्चुगीज़ टेरिटरी तो यहाँ पर भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और इंडिपेंडेंस के बाद में भी गोवा का जो कोड है वो आज भी चेंज नहीं हुआ है। अनलाइक ब्रिटिशर्स जो डरते थे कि पूरी तरीके से हम लोग पर्सनल लॉज को नहीं बदल दे, वहाँ पर गोवा में उन लोगों को ये वाली फ़िक्र नहीं थी पोर्चुगीज़ लोगों को, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक सिविल कोड जो है वो बनाया। और ये सिविल कोड रिगार्डलेस ऑफ आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो या और कोई रिलीजन के हो, आप सबको गोवा का सिविल कोड फॉलो करना होगा। इस सिविल कोड की अगर हम लोग कुछ खास बातें करें तो जैसे कि यूनिफॉर्म या इक्वल डिवीजन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा, चाहे आप साथ में हो, चाहे आप डिवीजन ले लो उसके बाद भी, या इवन रिगार्डलेस ऑफ कौन सा चाइल्ड है, उसका कौन सा जेंडर है, मेल है, फीमेल है, उन सबको प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़रूर मिलेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम्स जो गोवा के अंदर में रजिस्टर्ड होंगे प्रैक्टिस या फिर मैरिज जिनकी रजिस्टर्ड होंगी जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन लोग पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे या ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे, तो मुस्लिम्स को वो एक्सेप्शन वहाँ पर नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए डिवोर्स का अगर केस होता है तो जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड किया जाता है। एंड लास्टली यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जैसे हिंदू लॉज में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को डिसइनहेरिट कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी में, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको बेदखल कर दिया गया इस प्रॉपर्टी से। उसमें भी मैंने आपको बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते हैं, अर्नड जो प्रॉपर्टी है या अर्जित जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन गोवा सिविल कोड में ऐसा नहीं है। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी आपको अपने बच्चों को किसी भी हालत में देनी ही पड़ेगी, आप इसको पूरी तरीके से दान या धर्म या चैरिटी के लिए नहीं दे सकते, जो भी चाहे आपकी अर्जित हो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का लगा हुआ है, और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेट करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यहाँ पर गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग से कैसे चलता है, तो आप सबको बता दूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में आता है, या सिविल कोड जो होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यूनियन एज वेल एज स्टेट के लॉज चलेंगे, बट अगर यूनियन का लॉ अगर है तो वो सर्वोपरि होगा, और स्टेट के लॉ अगर लेटेस्ट होंगे तो वो सर्वोपरि होंगे। लेकिन क्या गोवा का सिविल कोड जो है वो पूरी तरीके से सही है? क्या उसमें कोई त्रुटियां नहीं हैं? आंसर है अभी भी उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ऑब्वियसली 18th सेंचुरी का जो इंडिया था उसमें हमारी कुछ मान्यताएं थी, कुछ प्रथाएं थी, उसको हिसाब में रखते हुए उन्होंने हिंदूज़ के लिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ था कि हिंदू व्यक्ति 2 शादी कर सकता है। उसके पीछे एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हुआ करता था कि अगर 25 साल की एज तक अगर एक वाइफ
कोई भी बेबी नहीं दे रही है, ना मेल ना फीमेल, तो उस केस में हिंदू जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, बाइगैमी उसको अलाउड है। और अगर 30 के एज तक अगर यही वाइफ जो है, मान लीजिए एक फीमेल चाइल्ड तो दे देती है लेकिन अगर मेल चाइल्ड नहीं दे पाती है, तो अगेन ही हैज़ ऑप्शन कि वो दूसरी शादी कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक आवश्यकता है, और उसके चलते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा को जो है वो लाया गया था। लेकिन अब ऑब्वियसली ये परंपरा आउटडेट हो चुकी है, तो उसको हटाने की ज़रूरत है, और बाकी ये पॉलीगैमी जैसी जो चीज़ें हैं वो सब बाकी सब के लिए प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे कुछ अभी भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं, तो पूरी तरीके से वो एकदम बेस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो क्या करें अभी हम लोग, अगर ये लाने जाएँ तो इसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, और क्यों लाना चाहिए। तो बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने सबसे पहले इसलिए लाना चाहिए बिकॉज सभी को वो इक्वल स्टेटस देता है। अब वो चाहे आपका आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल नंबर 15 हो, आर्टिकल 14 कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप सब लोग जो है वो इक्वली सब्जेक्ट होने चाहिए लॉ के। सिमिलरली आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आपने जो है वो इस तरीके से किसी के भी अगेंस्ट में बायस नहीं दिखाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने की वजह से हमने देखा है मल्टीपल जो पर्सनल लॉज हैं उन सब में फीमेल जो है उनके अगेंस्ट में ये लॉज जो है वो बनते हैं, और फीमेल का हम लोग हक जो है वो छीन रहे हैं। तो इसीलिए जेंडर पैरिटी प्रमोट नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जेंडर पैरिटी जो है वो ज़रूर आएगी। तो आर्टिकल जो आपके 14, 15 जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, जेंडर पैरिटी जो है वो इससे प्रमोट होगी। इसी के साथ में आज इतने सारे लॉज जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, इवन लीगल सिस्टम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप देखिए अब अगर इस पर कोई अगर कोर्ट में सुनवाई आती है तो आप हिंदूज़ के लॉज देखोगे, मुस्लिम्स के लॉज देखोगे, क्रिश्चियंस के लॉज देखोगे, इतने सारे लॉज जो है वो लीगल सिस्टम में बनाने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ों को करके रखा हुआ है, तो वो थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। आज का जो यंग पॉपुलेशन है उसके जो एस्पिरेशंस है वो मीट हो पाएंगे, और एक्चुअल में सेक्युलरिज्म सिर्फ बोलने से प्रमोट नहीं होगा, ऐसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करने से प्रमोट होगा, क्योंकि अब वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो भी आपका इससे रिड्यूस होता है। अगर ये सब होगा तो ऑब्वियसली वी विल बी शोन एज अ प्रोग्रेसिव नेशन, बिकॉज लेट मी टेल यू, इवन कंट्रीज़ विच आर थेइस्ट कंट्री जहाँ पर इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, वहाँ पर भी पॉलीगैमी, ट्रिपल डिवोर्स एंड इवन मेंटेनेंस के प्रोविजंस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी लाए हुए हैं। बाकी वर्ल्ड ओवर तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया ही है, तो हम लोग भी एक प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न नेशन लगेंगे रादर देन एक ट्रेडिशनल नेशन के तौर पर। इन सब से एक नेशनल इंटीग्रेशन हमारा सबका बढ़ेगा, और ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स सुप्रीम कोर्ट अपनी डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में, मल्टीपल कमीशंस अपने डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस में ये कह चुका है कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। और ध्यान रखिए, एक समय में जस्ट बिकॉज कोई प्रथा चल रही थी वो उस समय के लिए मे बी सही हो सकती है, लेकिन बदलते समय के हिसाब से हम सबको बदलना आवश्यक है। तो चेंज हैज़ बिन द लॉ ऑफ द नेचर, ऑब्वियसली हमको वो चीज़ भी ध्यान रख करके लाना चाहिए। बट अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड आज अगर इंप्लीमेंट करने जाए तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है मिस इन्फॉर्मेशन की। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में ऐसा बताया गया था कि एक सर्वे के हिसाब से जब कुछ मुस्लिम्स से पूछा गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या जानते हैं या आप लोग क्या इसके बारे में मानते हैं, तो उसमें सीधा सीधा कुछ मुस्लिम्स ने कहा कि बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अगर आता है तो आने के बाद में उनको दफनाने की बजाय उनको जलाया जाएगा, उनका क्रीमेशन किया जाएगा, जैसे हिंदू परंपराओं के हिसाब से किया जाता है। तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोसाइटी में फैली हुई है। अगर इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर लोगों को एकदम मौलिकता से ही, मतलब उनको डर लगता है कि भाई हमारा फंडामेंटल रिलीजन ही चेंज हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है, देखिए हम लोग जो पूरे इंडिया में ऑल ओवर इसको ले करके आने में बहुत चैलेंजेस आएंगे। अभी तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से चैलेंजेस आएंगे, और इतना ही नहीं, जो एसटी समाज जो है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है हमारी, उन ट्राइबल समाज में जो हम लोगों ने उनको एक्सेप्शंस दे करके रखे हुए हैं आर्टिकल 371 के आगे से, तो ये एक्सेप्शंस भी फिर आपको चेंज करने हैं नहीं करने हैं, उन पर भी महा डिबेट होगी। तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगे इस डाइवर्सिटी को लेकर के, और प्लस इतने सारी जो चीज़ें हैं उसके इफ़्स एंड बट्स डालना तो लॉ को अगेन कॉम्प्लिकेट करेगा। अभी भी जो माइनॉरिटी समाज है उनको ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना उनके रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स जो हैं, चाहे वो आर्टिकल 25 हो 26 हो, इन सब पर अटैक करता है। तो इन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो हार्म करेगा। इतना ही नहीं,
पर्सनल लॉज में या पर्सनल मैटर्स में शरीयत लॉ के हिसाब से इंडियन कानून लागू नहीं होंगे, ऐसा कहने के बावजूद भी ये लगाना स्टेट का पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस कहलाएगा, तो अगेन वो प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग अभी भी सेंसिटिव है और इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क। ऑल्सो कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी ये टाइम जो है वो सूटेबल नहीं है ऐसे सारे रिफॉर्म्स लेकर के आने के लिए। इतना ही नहीं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उन्होंने भले ही कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आप लेकर के आइएगा, लेकिन उसकी डाइवर्सिटी जो है वो आप मेंटेन रखिएगा। अगर वो यूनिफॉर्मिटी पूरी तरीके से चाहते थे तो उसको उन लोगों ने यूनियन लिस्ट में लिखना चाहिए था, रैदर उन्होंने उसको कंकरेंट लिस्ट में लिखा है। और कंकरेंट लिस्ट डिनोट्स की कहीं ना कहीं ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो डाइवर्सिटी भी चाहती थी। तो अगर वो डाइवर्सिटी चाहते थे तो कुछ डाइवर्स एस्पेक्ट जो उनको हम लोग रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल जो है वो अभी भी हमारे राजनेताओं में एब्सेंट है। तो इन सब के चलते एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। लेकिन बात आती है कि हमको क्या लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड या नहीं लाना चाहिए। देखिए, एक प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड समाज की यही निशानी है कि आर्टिकल 44 में भी लिखा हुआ है कि आपने इसके पास में काम करना चाहिए, तो इसको लाना तो हमने ज़रूर चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये आपको पहले समझाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो आप एजुकेशन से, अवेयरनेस से, सेंसिटाइजेशन के कैंपेन से आप लोग जो है वो कीजिए। इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको जो है वो जब आप ड्राफ्ट करो भी तो ब्रॉड माइंडली हम लोगों ने इसको ड्राफ्ट करना चाहिए, ताकि सारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ का हम लोग सम्मान करें। इसमें अगर हो सके तो एक पहले कमिटी बनानी चाहिए हमने, जिसमें एमिनेंट जूरिस्ट हर रिलीजन की तरफ से आएँ और उन लोग अपनी सही सही रिकमेंडेशंस दें। मैटर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी रिलीजियस ग्रुप्स इसको ऑब्वियसली अपोज करेंगे, लेकिन ये बेटर होगा कि अगर हम माइनॉरिटीज़ को ही कहें कि आप जो है वो आगे आइए और इसमें बदलाव की इच्छा जो है वो रखिए, तो ये थोड़ा सा बेटर होगा। तो गाइस, इसी के साथ में हमारा जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के 3 सेशंस वाला वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड के इन एंड आउट अब पता चल गए हैं। आप लोग इसका आंसर भी लिख पाओगे और अगर इस पर कोई सवाल आते हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर दे पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि किसने क्या लिखा है, तो आपका नाम भी मुझे याद करने में हेल्प होगी। और प्लस कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लेट्स क्रैक इट।